हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नॉवेल काला अंग्रेज का 9वां भाग। बड़ी विचित्र घटना घटी थी अवतार के साथ। बाथरूम से निवृत्त होने के बाद उसने कमरे में कदम रखा ही था कि किसी ने अंदर की तरफ से बंद दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? उसने ऊंची आवाज़ में पूछा। जवाब में कोई इंसानी आवाज़ नहीं उभरी, बल्कि पुनः दरवाज़ा ही खटखटाया गया। और इस बार उसने महसूस किया कि दरवाज़ा भी इस अंदाज में खटखटाया जा रहा था कि उसकी आवाज़ बस कमरे तक ही सीमित रहे, ज़्यादा दूर तक ना जा सके। दरवाजे पर दी जा रही इस रहस्यमय दस्तक के कारण दिमाग में तेज़ी से ख्याल कौंधा, उस तरफ कहीं नज़ीर तो नहीं है, कहीं मैं ही तो नहीं हूँ उसका अगला शिकार। पलक झपकते ही उसका रिवॉल्वर हाथ में नजर आने लगा। तेजी से परंतु दबे पांव दरवाजे की तरफ लपका। नज़दीक पहुंचकर धीमे स्वर में पूछा, कौन है? मैं हूँ अवतार। सिकंदर का ऐसा स्वर जैसे वह भी अपनी आवाज़ को बस उसी तक पहुंचाना चाहता। दरवाज़ा खोलो। आवाज़ पहचानते ही अवतार ने रिवॉल्वर जेब में रखा और हाथ बढ़ाकर निसंकोच दरवाज़ा खोल दिया। सामने सिकंदर ही था। अजीब सा तनाव नजर आ रहा था उसके चेहरे पर। अवतार समझ सकता था कि यह तनाव रोहित, अल्ताफ व हरविंदर सिंह की मौतों का है। और यह तनाव अकेले सिकंदर के चेहरे पर ही नहीं था, सभी उस तनाव से ग्रस्त थे। घटनाएं बहुत तेज़ी से घट रही थीं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि गज़ब की तेज़ी के साथ उनके साथी कम हो रहे थे। गाजर मूली की तरह रोहित, अल्ताफ व हरविंदर सिंह मारे जा चुके थे, और किसी की समझ में ये तक नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था, कैसे हो रहा था। काफ़ी देर की खामोशी के बाद अवतार ने सिकंदर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? अवतार, मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जिन्हें औरों के सामने नहीं किया जा सकता। सिकंदर का दबा दबा सा लहजा। आओ। कहने के साथ अवतार एक तरफ को हट गया। सिकंदर ने अंदर कदम रखा। वह न केवल अंदर आ गया बल्कि वापस घूमकर दरवाज़ा भी बंद कर दिया। उसे बंद करने के बाद वापस अवतार की तरफ घूमता हुआ बोला, ऐसा पहली बार हो रहा है अवतार। दिमाग जाम होकर रह गया मेरा। कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा कि अचानक आखिर ये सब क्या शुरू हो गया। वाकई, अवतार को कहना पड़ा, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम ठीक से पलक भी नहीं झपका पाए हैं कि एक एक करके 3 साथी मारे गए। हमारी आंखों के सामने हुआ ये सब, और हम कुछ भी तो नहीं कर पाए। सिकंदर और कुछ कहता कहता वह स्वयं ही रुक गया। और सिकंदर ने पूछा, मुझे तो लगता है बाकी के लोग भी, मैं और तुम भी इसी तरह मारे जाएंगे। कहते हुए अवतार के चेहरे पर आतंक ने अपना शिकंजा कस लिया था। नज़ीर एलिस का हर कॉल पूरा होकर रहेगा। याद तो करो, वह बार बार एक ही बात कह रहा है, ये कि वह हम सबको मौत के घाट उतारे बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। नहीं अवतार, ऐसा नहीं होगा। सिकंदर के जबड़े भिज गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि 14 साल का एक अदना सा लड़का हमारे बीच, हमारे हेडक्वार्टर में आए और इस तरह हम सबको मौत के घाट उतार कर चल निकल जाए? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है सिकंदर, क्योंकि 14 साल के उस लड़के पर भगवान की दी हुई कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हैं जो साधारण मानव के पास नहीं होती। उन्हीं के बूते पर वह हमें ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा रहा है जिनकी हम कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। अभी तक तो यही समझ में नहीं आया कि ये चमत्कार वह हमें दिखा कैसे रहा है। इस बार हम उसे कुछ भी करने का मौका नहीं देंगे। उससे पहले ही उसे खोज निकालेंगे और ऐसी सज़ा देंगे कि कैसे कैसे करोगे ये सब? अवतार उसकी बात काट कर कहता चला गया, एक दूसरे के सामने सबके नकाब भी तो नहीं उतरवा सकते हम। ऐसा किया तो हमारी वह सारी व्यवस्था ही भंग हो जाएगी जो इस बात को दिमाग में रखकर बनाई थी कि कोई भी इनकलाबी एक दूसरे को ना जान सके। और अपने पास एक एक को बुलाकर चेक करने की जो कोशिश हम कर रहे थे वह बीच में ही रह गई। पूरी होने से पहले अल्ताफ़ वाली घटना हो गई। घटना हुई नहीं थी अवतार, उसे जानबूझकर जन्म दिया गया ताकि हमारी वह कोशिश बीच में ही रुक जाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नज़ीर 22 नंबर से आगे के किसी नकाब के पीछे छुपा है। खुद तक पहुंचने से पहले ही उसने। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें एक बार फिर 23 नंबर से आगे के इनकलाबियों को चेक करना चाहिए? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है? मेरे ख्याल से तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। सबसे अजीब बात तो यह है कि चाहे जो खुद को नज़ीर बताने लगता है, उसी सब पर तुमसे डिस्कशन करने आया हूँ। सिकंदर ने कहा, क्या समझते हो तुम? पहले नरेंद्र ने खुद को नज़ीर बताया, उसके बाद नीलम ने। कैसे हो रहा है ऐसा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। दोनों घटनाओं में एक बात समान है, ना नरेंद्र ने अपनी जान की परवाह की, ना ही नीलम ने। अपने टारगेट को मारने के लिए दोनों ने अपनी जान गंवा दी। ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही कि नज़ीर ने उन दोनों को ऐसी क्या घुट्टी पिलाई थी कि उन्होंने अपनी जान तक की। मेरा दिमाग कहता है कि वे सम्मोहित थे, हिप्नोटाइज्ड। क्या मतलब? उस अवस्था में आदमी वैसा ही करता है जैसा उन्होंने किया। सिकंदर कहता चला गया। सम्मोहित शख्स का अपना मस्तिष्क काम नहीं कर रहा होता, उसके दिमाग में बस हिप्नोटाइज कर रहे शख्स की ही आवाज़ गूंज रही होती है, और वह वही करता है जो सम्मोहित कर रहा शख्स कह रहा होता है। यही, बिल्कुल यही बात होगी सिकंदर।
अवतार को एक ही झटके में उसकी बात जच गई थी। ऐसा ना होता तो नरेंद्र और नीलम वैसा कर ही नहीं सकते थे जैसा उन्होंने किया। लेकिन लेकिन क्या तुम ये कहना चाहते हो कि नज़ीर एलिस इस आर्ट को जानता है? उसी ने हिप्नोटाइज कर रखा था उन्हें। हाँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में यह आर्ट है, लेकिन यह आर्ट ऐसी नहीं है कि कोई भी शख्स चुटकी बजाकर इसमें पारंगत हो जाए। इस आर्ट को सीखने में लोगों की पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, फिर भी नहीं सीख पाते। और नज़ीर की तो अभी उम्र ही केवल 14 साल है। भला उसी आर्ट कैसे आ सकती है? कुछ देर पहले खुद तुम्ही ने उसकी अलौकिक शक्तियों का जिक्र किया था और शायद तुम ही भूल बैठे हो। उसकी आंखों की उस खूबी की तरफ ध्यान दो जिसके बारे में हमने सुन रखा है। सुना है कि जो भी उससे आंखें मिलाता है उसे आश्चर्यजनक रूप से अपनी शक्ति छीन पड़ती महसूस होती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा ने इससे आगे निकलकर उसकी आंखों में एक खूबी भी भरी हो कि वह जिसे चाहे सम्मोहित कर सकता है? बिल्कुल ठीक। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सिकंदर। अवतार उत्साहित अंदाज में क्या उठा। ऐसा ही होगा, क्योंकि इतनी कम उम्र में नज़ीर इस आर्ट को सीख तो सकता नहीं, मगर भगवान जो करिश्मा कर जाए कम है, उसमें यह आर्ट जन्मजात हो सकती है। यह सब कहने के साथ वह एक टक सिकंदर की तरफ देख रहा था, और यही शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम भूल साबित हुई। उसी क्षण उसने अपनी ऊर्जा सिकंदर की आंखों में समाती महसूस की ही थी कि दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। पलक झपकते ही जहन में यह विचार कौंधा कि सामने खड़ा शख्स सिकंदर नहीं, नज़ीर है। नज़ीर एलिस, मगर देर हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें उसकी आंखों से हटाने की भरपूर भरपूर कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। ऐसा महसूस हुआ था उसे जैसे सामने खड़े शख्स की आंखें आंखें नहीं बल्कि चमत्कारों से भरे अंतरिक्ष का अथाह सागर हो। नज़ीर एलिस की आंखों के स्पेस में अनेक पिंड अपनी अपनी गति से घूमते नजर आए थे उसे, और अचानक वह खुद को उन्हीं पिंडों में से एक नज़र आने लगा। उसका समूचा अस्तित्व अंतरिक्ष के अंतहीन समुद्र में गोते लगा रहा था, डूबता जा रहा था उसमें। और उसके बाद अवतार ने बड़ी ही अजीब सी बात महसूस की। उसने महसूस किया था कि इस घड़ी जो उसने सांस ली उसमें हवा के साथ एक नन्हे से बच्चे ने भी उसके जिस्म में प्रवेश कर लिया। वह बच्चा उसके दिमाग के बीचों बीच जा बैठा है। यह भी महसूस किया उसने कि वह नज़ीर एलिस का ही छोटा रूप है। उसके दिमाग में पद्मासन की मुद्रा में बैठा है वह, और बड़े ही शरारतपूर्ण अंदाज में कह रहा है कि अब तुझे मेरे ही आदेशों का पालन करना होगा। अगला दृश्य। निखार को 44 नंबर पर उसी समय शक हो गया था जब हरविंदर सिंह और नीलम ने दम तोड़ा। उस वक्त स्वाभाविक रूप से हकबकाई हुई अवस्था में सभी उन दोनों की तरफ लपके थे, मगर 44 नंबर ने ऐसा नहीं किया, और यही बात निखार को खटक गई थी। बात थी भी खटकने वाली। दिल को दहला देने वाले उस मंज़र पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर नंबर 44 हॉल के 5 दरवाज़ों में से एक की तरफ लपका था। यह संयोग ही था कि निखार की नज़र उस पर पड़ गई। उसे ऐसा करते देख सब कुछ भूलकर निखार भी उसके पीछे लपकी। दरवाज़ा पार करने पर उसने देखा कि 44 नंबर तेज़ कदमों के साथ एक लंबी गुफा में बढ़ा चला जा रहा था। गुफा की दीवारों में दोनों तरफ रोशन मशालें लगी हुई थीं। उन्हीं का प्रकाश था वहाँ। निखार उसी किसी चाल से चलती दबे पाँव पीछा करती रही। दिमाग में कौन रहा था ये सवाल कि वह जा कहाँ रहा है। इस अर्ध खोखले पहाड़ के गर्भ में प्राकृतिक गुफाओं का जाल सा बिछा हुआ था। निखार वहाँ के हर रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, होती भी क्यों नहीं। बहरहाल उस पहाड़ की खोज उन्हीं छहों ने की थी, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उन छहों को वह पहाड़ उस वक्त संयोग से मिल गया था जिस वक्त वे हुकूमत के सैनिकों से अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भटकते फिर रहे थे। पहाड़ के गर्भ को जब उन्होंने गौर से देखा, उसके अंदर घूमे फिरे, तो कुदरत के उस करिश्मे को देखकर दंग रह गए थे। उन्हें यही जगह सबसे मुनासिब लगी, और फिर उन्होंने इसी जगह को अपने हेडक्वार्टर के रूप में विकसित किया। कुदरत ने जो कुछ वहाँ बना रखा था वह तो बना ही रखा था, उसे उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी ढाल लिया। इंकलाब की नींव रखी, मेंबर बनाने शुरू किए, और फिर मेंबर बढ़ते ही गए। इस हेडक्वार्टर का पता केवल उन्हीं मेंबर्स को था जो जान तो दे सकते थे, लेकिन यहाँ का पता किसी को नहीं बता सकते थे। बावजूद इस सब के किसी साधारण इंकलाबी को पहाड़ के गर्भ की भौगोलिक स्थिति अथवा यहाँ फैले गुफाओं के जाल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। बहुत ख़ास मौक़ों पर ही उन्हें यहाँ तलब किया जाता था, और काम की बातें समझाने के बाद निकाल दिया जाता था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जिस हॉल में उन सब की मीटिंग हुई थी उससे भीतर बढ़ने का कभी किसी इंकलाबी को मौका ही नहीं दिया गया था। तभी तो तभी तो ये बात निखार के दिमाग को रौंदे जा रही थी कि हॉल से आगे बढ़ने की नंबर 44 की हिम्मत कैसे हो गई। किधर जा रहा है वह, किस फिराक में, कौन है? क्या इसी नकाब के पीछे नज़ीर का चेहरा छुपा है? इस बारे में उसने जितना सोचा बात उतनी ही जमती चली गई, क्योंकि किसी भी साधारण इनकलाबी की यहाँ ऐसे इन्वेस्टिगेटिव अंदाज में घूमने फिरने की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी। कोई सच्चा इनकलाबी हॉल में घटी हृदय विदारक घटना को नज़रअंदाज करके वहाँ से यूँ निकल कर बाहर नहीं आ सकता था। यकीनन यही नज़ीर है, मगर यह है किस चक्कर में? इस सवाल की खोज में निखार उसके पीछे लगी रही।
गुफाओं के उस जाल के कई मोड़ों को पार करने के बाद वह ऐसी गुफाओं में पहुंच गया जो अपेक्षाकृत सकरी थी और उनकी दीवारों पर मशालें भी लगी हुई नहीं थी। जाहिर है वहाँ अंधेरा था। जिस क्षण उसने अंधेरे से लड़ने के लिए जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकालकर ऑन की, उस क्षण तो निखार को पक्का यकीन हो गया कि वह इनकलाबी नहीं है, क्योंकि किसी भी इनकलाबी की जेब में यहाँ टॉर्च होने का कोई सवाल ही नहीं था। यह बात समझ में आते उसके जबड़े कस गए थे। हाथ जेब में मौजूद रिवॉल्वर पर जम गया। चाहती तो वह उसे किसी भी क्षण गोली से उड़ा सकती थी, मगर ऐसा किया नहीं उसने। वह देखना चाहती थी कि वह है किस फिराक में। खुद उसे रोशनी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि वह तो उसके आगे आगे हाथ में टॉर्च लिए बढ़ ही रहा था। अब बस वह टॉर्च का पीछा कर रही थी। वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ गुफा की दोनों दीवारों में थोड़े थोड़े अंतराल पर प्राकृतिक कमरे बने हुए थे। कोई दरवाज़ा नहीं था उनमें। नंबर 44 एक एक कमरे में घुसकर उन्हें चेक करने लगा। निखार ने उसके पीछे किसी कमरे में घुसने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि जानती थी कमरे बिल्कुल खाली हैं। ऐसे हर समय पर वह गुफा के किसी कोने में छुपी रही थी। अब यह भी समझ गई थी वह कि नंबर 44 का मकसद सिर्फ ये देखना है कि वहाँ किस स्थान पर क्या है। फिर वह एक ऐसे कमरे के बाहर टिटका जिस पर दरवाज़ा लगा था। दरवाज़ा बंद था, ताला लटका हुआ था उस पर। निखार जानती थी कि इस कमरे में गोला बारूद और हथियार रखे हुए हैं, इसलिए उस पर दरवाज़ा लगवाया गया था। नंबर 44 को क्योंकि उससे पहले तक किसी और कमरे में दरवाज़ा नज़र नहीं आया था, इसलिए वहाँ खास तौर पर ठिठका। कुछ देर तक ताले को घूरता रहा, उसके नज़दीक पहुँचा, टॉर्च दांतों में दबाई, जेब से एक मुड़ा हुआ तार निकाल कर की होल में डाला। टॉर्च को वह ऐसी पोजीशन में दांतों में दबाए हुए था कि उसका छोटा सा प्रकाश दायरा ताले पर स्थिर रहे। भला अब निखार को यह समझने में क्या देर लगनी थी कि वह ये देखना चाहता है कि उस कमरे के अंदर क्या है। निखार के जहन में सवाल उभरा, क्या वह उसे देखने दे या यही समय है कि उसके सामने प्रकट हो जाए। अभी वह कोई फैसला भी नहीं कर पाई थी कि क्लिक की हल्की सी आवाज़ के साथ ताला खुल गया। भारी भरकम दरवाजे को ढकेल कर वह अंदर दाखिल हो गया। अब निखार खुद को गुफा के एक कोने में छुपाए न रख सकी। जबड़े बिछ गए थे उसके। हाथ जेब से बाहर आया तो उसमें रिवॉल्वर दबा हुआ था। दबे पांव दरवाजे की तरफ लपकी। इससे पहले कि नंबर 44 गोला बारूद से भरे कमरे में किसी किस्म की गड़बड़ कर सके, निखार उसे अपनी गोली का निशाना बनाने का पक्का निश्चय कर चुकी थी। मगर इस निश्चय को कमरे में झांकते हुए उसे पुनः स्थगित कर देना पड़ा। बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि दरवाजे के कोने से झाँककर जो कुछ उसने देखा उसे देखकर बुरी तरह चौंक पड़ी थी। अपनी जेब से लाइटर निकालकर उस वक्त नंबर 44 ने कमरे की एक दीवार में लगी मशाल रोशन की थी। कमरे में भरपूर रोशनी हो चुकी थी और उस वक्त नंबर 44 के चेहरे पर नकाब भी नहीं था। नज़ीर नहीं था वह, बल्कि एलिस था, जेम्स एलिस। इसी दृश्य को देखकर निखार बुरी तरह चौंकी थी। उसकी कल्पनाओं में तो सिर्फ और सिर्फ नज़ीर एलिस था। ये जेम्स एलिस कहाँ से आ गया? क्या ये भी नज़ीर के साथ हेडक्वार्टर में आया हुआ है? सामने ही तो था वह। तो फिर नज़ीर कहाँ है? इसी सवाल ने निखार को उस पर गोली चलाने से रोक दिया था। उसके ख्याल से जेम्स एलिस यहाँ अकेला नहीं हो सकता था। नज़ीर भी ज़रूर होगा, और अगर वह है तो ये उससे मिलेगा भी ज़रूर। सामने आने का या दोनों को एक ही साथ गोली से उड़ा देने का वही सबसे अच्छा मौका होगा। और फिर अगर जेम्स एलिस नज़र आए तो संभव है कि नज़ीर की मदद के लिए यहाँ और लोग भी आए हुए हैं। उन सभी का पता लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर उसने गोला बारूद से भरे इस कमरे में कोई ऐसी हरकत की जिससे संगठन को कोई नुकसान होने वाला हो, तो उसे छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। सो एक बार पुनः झांक कर देखा। उस वक्त जेम्स एलिस उस हॉल जैसे विशाल कमरे में मौजूद एक एक वस्तु को ध्यान से देख रहा था, जैसे जांचने की कोशिश कर रहा हो कि उस गोला बारूद से कितना कुछ किया जा सकता है। निखार अपनी नज़रों उस पर गड़ाई रही। एक बार फिर जब वह मशाल की तरफ घूमा तो उस वक्त निखार ने उसकी आंखों में सफलता की चमक और होठों पर फैली कुटिल मुस्कान साथ साथ देखी थी। उसके बाद उसने मशाल बुझा दी। कमरे में पुनः अंधेरे का साम्राज्य हो गया। निखार तेजी से अपने स्थान से हटी और जिस तरह दबे पाँव वहाँ पहुँची थी, उसी तरह लपक कर वापस उस कोने में पहुँच गई जहाँ किसी भी तरह जेम्स एलिस को नज़र नहीं आ सकती थी। रिवॉल्वर को वो वापस जेब में सरका चुकी थी। कमरे के अंदर हल्का प्रकाश पुंज नजर आया। निखार समझ गई कि उसने पुनः टॉर्च ऑन कर ली है। एलिस तुरंत ही कमरे से बाहर निकल आया था, जिसने निखार को ये बताया कि उसने वहाँ किसी किस्म की गड़बड़ नहीं की है, इसलिए उसे उसी समय कोई एक्शन लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वह जेम्स एलिस को वापस दरवाज़ा बंद करते देखती रही। ताला वापस लगाने की उसने कोई कोशिश नहीं की थी। एक बार फिर पीछा करने का सिलसिला शुरू हो गया। गुफा के अंतिम छोर तक घूमने के बाद जेम्स एलिस ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। निखार सावधानी के साथ निरंतर पीछा करती रही। उन चौड़ी गुफाओं में पहुंचने पर एलिस ने टॉर्च ऑफ करके जेब में रख ली, जिनमें मशालें लगी हुई थी। साथ ही जेब से नकाब निकालकर चेहरे पर चढ़ा लिया। अभी वे मीटिंग हॉल से थोड़ा इधर ही थे
कि सामने की तरफ से एक और नकाबपोश एलिस की तरफ आता नजर आया। उसके चौंगे पर 40 लिखा था। निखार ने तेजी से खुद को दीवार में उभरे हुए एक पत्थर की बैग में छुपा लिया ताकि सामने की तरफ से आ रहे 40 नंबर को भी नजर ना आ सके। उन दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ी तो निखार ने महसूस किया कि दोनों की ही चाल में तेज़ी आ गई थी। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वे लपकते से एक दूसरे के नज़दीक पहुंचे। साथ ही दोनों ने अपने नकाब उतार लिए थे। 40 नंबर के चेहरे पर नज़र पड़ते ही निखार इतनी बुरी तरह चौंकी कि उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। सामने सिकंदर जो था। सिकंदर और नंबर 40 के चौंगे में? ऐसा कैसे हो सकता है? उसी समय उसे ये बात ध्यान आई कि नज़ीर अहले सिकंदर का हमशक्ल है। इसी कारण तो सारा बखेड़ा हुआ था। अगले ही पल उसकी आंखों ने कहा, मगर सामने खड़ा शख्स सिकंदर का हमशक्ल नहीं, सिकंदर ही है। नज़ीर तो सिर्फ 14 साल का है। भले ही उसकी शक्ल सिकंदर से चाहे जितनी मिलती हो, लेकिन उम्र तो बोलनी चाहिए। उसके चेहरे पर तो झुर्रियाँ भी ठीक वैसी हैं जैसे सिकंदर के चेहरे पर है। बाल भी ठीक वहीं से सफ़ेद नज़र आ रहे हैं जहाँ से उम्र की मार ने सिकंदर के बाल सफ़ेद किए। तभी अकल ने कहा, बावजूद इसके वे सिकंदर नहीं है। सिकंदर होता तो क्यों अपने सामने जेम्स एलिस को देखकर चौंकना पड़ता? क्या वे एलिस से ये पूछता क्या रहा? इस तरफ का तो सारा हिस्सा देख आया हूँ, जेम्स एलिस ने कहा था। गुफाएं बहुत दूर तक है, पूरा जाल बिछा हुआ है। कोई ख़ास चीज़ मिली? सिकंदर नज़र आ रहे शख्स ने जब ये पूछा तो निकार को कोई शक ही नहीं रह गया कि वह नज़ीर है। कुछ खाली कमरे हैं, एलिस ने बताया। एक बहुत बड़े कमरे में असला भरा हुआ है। असला इतना ज़्यादा है कि जिससे ये हमारे पूरे महल को उड़ा सकते हैं। वह कमरा कहाँ है? नज़ीर ने पूछा। जिस वक्त जेम्स एलिस नज़ीर को उस कमरे का पता बता रहा था, उस वक्त निखार का पूरा अस्तित्व उससे चीख चीख कर कह रहा था, रिवॉल्वर निकाल निखार और भून डाल दोनों को। अब किसका इंतज़ार कर रही है? अब तो दोनों तेरे सामने हैं। ऐसा ही करती तो शायद ठीक रहता, लेकिन जोश में काँपती हुई उसने किया ये कि एक झटके से रिवॉल्वर निकाला और अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आती गुर्राई। दोनों में से एक ने भी जुम्बिश खाई तो दोनों को भून कर रख दूंगी। हाथ ऊपर उठा लो। नज़ीर ने एक झटके से उसकी तरफ देखा था। जेम्स एलिस फिरकनी की मानंद घूमा। पलक झपकते ही दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ती नजर आने लगी थी। निखार को इस तरह देख रहे थे वे जैसे मध्य रात्रि में अचानक नजर आए सूरज को देख रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों के मुंह से बोल तक न फूट सका था। रंगे हाथों पकड़े गए चोरों जैसी स्थिति थी उनकी। अपने चेहरे पर घृणा फैलाए निखार रिवॉल्वर ताने उनकी तरफ बढ़ती हुई एक एक शब्द को चबा रही थी। मेरे 3 साथियों को मारा है तुमने। जी तो चाहता है कि ज़रा भी देर किए बगैर रिवॉल्वर की आधी गोलियां तेरे जिस्म में उतार दूं और आधी तेरे, लेकिन ऐसा मैं अपने सारे साथियों के बीच करूंगी। सिकंदर के सामने मौत के घाट उतारूंगी तुम्हें। इसी पोजीशन में घूमो और आगे बढ़ो। निखार, नज़ीर ने कहा, सच्चाई यह है कि सज़ा देने का फ़ैसला तो मैंने तुम्हें भी किया है, क्योंकि मेरी रियासत के खिलाफ किए गए हर काम में तुम सिकंदर के साथ थी। मगर तुम्हारे दूसरे साथियों की तरह मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए मौत की सज़ा नहीं है। मेरे और मेरे साथियों के बारे में सोचना छोड़कर अब अपने और अपने इस बाप के बारे में सोच, अंग्रेजी कुत्ते। एक एक शब्द को चबाती निखार ने भरपूर नफरत के साथ कहा था। तुम दोनों जितनी भी सांसें ले रहे हो मेरे साथियों के सामने पहुंचने तक लोगे। वे सब मेरी उंगली के हल्के से इशारे पर उधार हैं। अगर उन सांसों को लेना चाहते उधार हैं अगर उन सांसों को लेना चाहते हो तो मेरी तरफ पीठ घुमाकर आगे बढ़ो। उसके इस जवाब पर एक बार को तो नज़ीर का मुकम्मल चेहरा भभका। ऐसा नज़र आया जैसे वह खुद पर से नियंत्रक होता जा रहा हो, मगर फिर संभल कर बोला, ये नहीं पूछोगे कि तुम्हें तुम्हारे बाकी साथियों से अलग सज़ा देने का फ़ैसला क्यों किया था मैंने? घूमो। निखार निर्णायक स्वर में गुर्राई, और आगे बढ़ो। एलिस ने आंखों में ऐसे भाव लिए नज़ीर की तरफ देखा जो कह रहे थे कि इस और निखार का हुक्म मान लेने में ही समझदारी है। अगर नज़ीर उसकी तरफ देख ही कहा रहा था जो उसकी आंखों में मौजूद भावों को पढ़ पाता। वह निरंतर निखार की तरफ देखता हुआ बोला था, ऐसा फैसला मैंने इसलिए किया था क्योंकि तुम उस सब के खिलाफ थी जो मेरी माँ के साथ किया गया। वो सब ना ही हम में से कभी किसी ने चाहा, ना ही। अरे, जेम्स एलिस ने निखार की बात काट कर कहा। उसके पीछे देखते हुए नज़ीर ने कहा, सिकंदर। एलिस ने चौंक कर निखार के पीछे देखा जहाँ कोई नहीं था। ये चाल बहुत पुरानी हो गई है मिस्टर जेम्स एलिस। निखार ने अपने होठों पर जहरीली मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मैं इसमें फंसकर पीछे देखने से इनकार करती हूँ। मगर एलिस की चाल सिर्फ वही नहीं थी जो निखार समझ रही थी। 2 बातें चाहता था वह। पहली, निखार पीछे देखे और वह मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर फायर झोंक दे। दूसरी, उसकी वह बात पूरी ना हो सके जो कहने वाली थी। उस बात के पूरी होने का मतलब था नज़ीर के जहन में उस घटना के प्रति संदेह पैदा हो जाना, जिसके बेस पर उसके जहन में इन सब को ख़त्म करने का जुनून सवार हुआ था। वह अपने दोनों मकसदों में भले ही कामयाब ना हुआ, लेकिन एक मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गया था। निखार को अपनी अधूरी बात पूरी करने का मौका दिए बगैर एलिस ने पलटते हुए कहा, नज़ीर, फ़िलहाल हमारे पास इसकी बात मान लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। नज़ीर को भी नहीं लगा कि वह निखार को चकमा देने में सफल हो जाएगा, क्योंकि उसकी कई कोशिशों के बावजूद
निखार ने उसकी आंखों में नहीं झांका था। सो वह भी घूमा और उसी तरफ को चल दिया जिस तरफ से आया था। उसके साथ उसी किसी गति से चलते जेम्स एलिस के दिमाग में मानो विचारों का अंधड़ सा चल रहा था। उसे लग रहा था जिस टेक्निक से उसने फिलहाल निखार को बात पूरी करने से रोक दिया वह हर बार काम नहीं आएगी। शायद वह आगे कुछ ऐसा कह बैठे जिससे नज़ीर की गलतफहमी दूर हो जाए। ऐसा हो गया तो पासे पूरी तरह पलट जाएंगे। ऐसा वाला वह कैसे होने दे सकता था। उसकी जीत तो इसमें थी कि कम से कम सिकंदर के खात्मे तक ये युद्ध ऐसे माहौल में चलता रहे कि बात स्पष्ट ना हो पाए। नज़ीर के बार बार मना करने के बावजूद वह उसके साथ यहाँ इसलिए तो आया था। अभी तक अपने मकसद में कामयाब भी था, परंतु अब उसे लग रहा था कि यदि उसने इन लोगों के बीच बातें होने का वक्त दे दिया तो सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, निखार खत्म होनी चाहिए, सिकंदर तक नहीं पहुंचने चाहिए वे। और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह अचानक गजब की फुर्ती के साथ चलता चलता न सिर्फ नीचे बैठ गया बल्कि जेब से रिवॉल्वर निकालकर पलटने के साथ फायर भी झोंक दिया। गोली निखार के पेट में जाकर लगी। उसके अलग से ज़ोरदार चीख निकली, मगर गिरते गिरते भी वह दहाड़ी, माना नहीं हरामजादे, अपनी हरामजदगी से बाज नहीं आया तू, ले ले ले। जुनूनी अवस्था में वह हर ले के साथ अपने हाथ में दबे रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाती चली गई। जेम्स एलिस तो उसे एक ही गोली मार पाया था, जबकि उसके रिवॉल्वर से निकली हर गोली एलिस के जिस्म में धंस गई। इसमें कोई शक नहीं कि नसीर ने भी गजब की फुर्ती दिखाई थी। उसके रिवॉल्वर से निकली गोलियों ने निखार को लहूलुहान कर डाला, मगर उससे पहले वह एलिस को मौत के घाट उतार चुकी थी। अब्बा 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 जान! दहाड़ता सा वह जेम्स एलिस की तरफ झपटा। दोनों हाथों से अपने ही खून से नहाए एलिस को बुरी तरह झंझोड़ डाला उसने, लेकिन जल्दी पता लग गया कि वह अपने अब्बा को नहीं, उसकी लाश को झंझोड़ लाए। गोलियों की तड़तड़ाहट इतनी ज़ोरदार थी कि मीटिंग हॉल में मौजूद हर शख्स बुरी तरह उछल पड़ा। सिकंदर भी वहीं था। सबसे पहले उसी ने आवाज़ की दिशा में जंप लगाई। उसके पीछे अवतार लपका और उन दोनों के पीछे लगभग सभी नकाबपोश। सिकंदर सहित जिनके रिवॉल्वर उनके पास थे सभी के हाथों में आ चुके थे। फायरिंग की आवाज़ बस एक बार गूंजकर शांत हो गई थी, परंतु सिकंदर मानो उसकी दिशा का पूरा अनुमान लगा चुका था। वह ज़रा भी हिचके बगैर उस गुफा में दौड़ता चला गया जिसमें एलिस, निखार और नज़ीर के बीच गोलीबारी हुई थी। अवतार सही सभी लोग उसके पीछे थे। मुश्किल से 2 मिनट में वे घटनास्थल पर पहुंच गए। बड़ा ही अजीब नज़ारा देखा उन्होंने। ऐसा कि सिकंदर सहित जिसे सब देखते ही रह गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक बार फिर वहाँ का वातावरण धाएँ 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 की आवाज़ों से दहल उठा था। ये गोलियां नज़ीर अपने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर से ज़मीन पर पड़ी जेम्स एलिस की लाश पर बरसा रहा था और साथ ही चीखता जा रहा था, नहीं छोड़ूंगा हरामजादे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तूने मेरी आंखों के सामने मेरी निखार को मारा है। इस वक्त उसके जिस्म पर 40 नंबर वाला चोंगा नहीं था। सिकंदर को समझते देर नहीं लगी कि वह नज़ीर है, मगर हैरान, समझ नहीं सका कि वह कर क्या रहा था। सारे इनकलाबी मुकम्मल नकाबपोश, इसलिए हैरान कि एक सिकंदर उनसे आगे आगे भागता हुआ यहाँ पहुँचा था, दूसरा पहले से मौजूद था। किसी की समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या है। उनकी आंखें आखिर देख क्या रही। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता नज़ीर उनकी ओर घूमा। सिकंदर पर नज़र पड़ते ही दाड़ उठा हुए, यही है नज़ीर एलिस, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। ऐसा कहने के साथ उसने जुनूनी अवस्था में अपने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर का टिकर दबाना शुरू कर दिया था, मगर उससे कोई गोली नहीं निकली, केवल क्लिक क्लिक की आवाज़ें निकल कर रह गई। बौखलाई सी अवस्था में उसने रिवॉल्वर की तरफ देखा और फिर ऐसे अंदाज में रिवॉल्वर ही सिकंदर पर खींच मारा जैसे इसी तरीके से वह उसे जान से मार देना चाहता हो। सिकंदर ने बड़ी तेज़ी से खुद को झुकाई देकर रिवॉल्वर से बचाया और पुनः सीधा होता हुआ होंठों पर जहरीली मुस्कान बिखेरता बोला, रिवॉल्वर तो खुद को सिकंदर साबित करने की कोशिश में तू पहले ही खाली कर चुका है नज़ीर एलिस। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। तूने और तेरे बाप ने मिलकर मेरी निखार को मार डाला है। इसके खून की एक एक बूंद का हिसाब चुकाना होगा तुझे। कहने के साथ वह जख्मी शेर की माने सिकंदर की तरफ झपटा था कि बस बहुत हो चुका नाटक, जहाँ तक पहुँच चुका है वहीं रुक जा। एक कदम भी और बढ़ाए तो एक ही गोली में भेजा उड़ा दूंगा। सुना तो होगा तूने कि मेरा निशाना चूका नहीं करता। बहुत ही ठंडे स्वर में गुर्राने के साथ सिकंदर ने उस पर रिवॉल्वर तान दिया था। नज़ीर जहाँ का तहाँ टिटक गया। कुछ देर तक ऐसा नाटक करता रहा, चेहरे पर ऐसे भाव एकत्रित किए रहा जैसे समझ ही ना पा रहा हो कि हो क्या रहा है। सामने खड़ा सिकंदर कह क्या रहा है। फिर एकाएक बोला, समझ गया कि मुझे कैद में डालकर तूने क्या खेल खेला है। मुझसे मिली अपनी शक्ल का फ़ायदा उठाया तूने। अपने चेहरे पर मेरे चेहरे जैसी झुर्रियाँ भी डाल ली, बाल भी ठीक वहीं से सफ़ेद कर लिए जहाँ से मेरे सफ़ेद हुए। मेरे साथियों के बीच तू मैं बनकर जा मिला और ये बेचारे तुझे सिकंदर ही समझते रहे होंगे। लेकिन अब नहीं चलने दूंगा सिकंदर, अब नहीं चलने दूंगा मैं तेरा ये खेल। निखार आखिर वहाँ पहुँच ही गई जहाँ तूने मुझे कैद कर रखा था और वहाँ से निकाल लाई, मगर उसके बाद तुझे रास्ते में यानी यहाँ जेम्स एलिस मिला। उसकी बात काट कर सिकंदर ने पूरी की।
उसने तुम दोनों को पकड़ लिया, उसी ने निखार को मार डाला। इतना कहने के बाद सिकंदर ने थोड़ा सा गैप दिया और फिर उसे घूरते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में बोला, यही समझाना चाहता है ना तू इन सबको? और तू ये समझाना चाहता है कि ये सब झूठ है? नज़ीर गुर्राया, असली सिकंदर तू है। जब तक मैं सामने नहीं था, तेरी कैद में एड़ियाँ रगड़ रहा था, तब तक बात और थी, लेकिन अब तेरे इस झांसे में कोई नहीं आएगा। मेरे यही साथी तेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे, जिन्हें अब तक तू अपने झूठ के जाल में फंसाए हुए था। नहीं नज़ीर एलिस, अब तेरी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। सिकंदर ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा था, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ है, मगर इतना तय है कि तुम बाप बेटों ने निकार को घेर कर मारने की कोशिश की होगी, परंतु मरती मरती भी वह तेरे बाप का खात्मा कर गई और तू हमारे कब्ज़े में है। तुझे निखार की ही नहीं, रोहित, अल्ताफ़ और हरविंदर की मौतों का भी हिसाब देना होगा। ऐसी मौत मारूंगा मैं तुझे कि क्या बक रहा है रामजादे, ये क्या बक रहा है तू? नज़ीर उसकी बात पूरी होने से पहले ही दहाड़ उठा और फिर उसकी बगल में खड़े अवतार से मुखातिब होकर बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ अवतार? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी अभी नज़ीर नाम के इस कुत्ते ने क्या बका? और रोहित, अल्ताफ़ और हरविंदर नज़र भी नहीं आ रहे, कहाँ है वे? यह हरामज़ादा कहीं सची तो नहीं बक रहा है? कहीं इसने सची में उन तीनों को तो नहीं? बात जानबूझकर पूरी नहीं की उसने। ऐसी एक्टिंग जो करनी थी जैसे वह सिकंदर ही हो और अपने साथियों की मौत पर यकीन न कर पा रहा हो। आंखें हैरत से फाड़ ली थी उसने। चेहरे पर ऐसे भावों का डेरा जमा लिया था जैसे अपने साथियों की मौत की खबर सुनकर सिकंदर के चेहरे पर होने चाहिए थे। अवतार जब कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा, तो नज़ीर यूं चीख पड़ा जैसे मारे सस्पेंस के उसका दिमाग बस फटने ही वाला। बोलता क्यों नहीं अवतार? तो कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या सचमुच इस हरामजादे ने तुम सबको इतना बेवकूफ़ बना दिया कि मेरे रूप का फ़ायदा उठाकर इसने उन तीनों को? मानना पड़ेगा नज़ीर एलिस, सिकंदर उसकी बात काट कर बोला, एक्टिंग तू लाजवाब कर रहा है, मगर अफसोस अब तेरा कोई पैतरा काम आने वाला नहीं है। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा कुत्ते, मेरे कहर से तू बच नहीं सकता। कहने के साथ नज़ीर ने उसके हाथ में मौजूद रिवॉल्वर की ज़रा भी परवाह किए बगैर उस पर जंप लगा दी थी और सिकंदर ने बेहिचक फायर कर दिया, मगर गोली नज़ीर को नहीं लग सकी थी, क्योंकि एन उसी वक्त, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि बिल्कुल सही समय पर ठीक उसकी बगल में खड़े अवतार ने उसकी कलाई उमेट कर ऊपर की तरफ उठा दी थी। थाएँ की आवाज़ के साथ उसके रिवॉल्वर से निकली गोली गुफा की छत से जाकर टकराई और अवतार ने इतने बड़ी बस नहीं कर दी। सिकंदर की कलाई को इस कदर उमेटता चला गया वह कि न सिर्फ रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर ज़मीन पर जा गिरा, बल्कि खुद भी बुरी तरह लड़खड़ा गया। जब तक संभला तब तक अवतार अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपट्टी पर रखता हुआ गुर्रा चुका था। मैं समझ चुका हूँ नज़ीर एलिस, सारी चाल समझ चुका हूँ तेरी। सिकंदर हैरान, इस कदर हैरान जैसे आसमान से किसी ने सीधा ज़मीन पर पटक दिया हो। आंखों में सारे संसार का आश्चर्य समेटे वह अवतार की तरफ देखता हुआ चीख पड़ा, ये क्या कह रहा है अवतार? ये क्या कह रहा है तू? अब मेरी समझ में आया कि ये क्या जादू चल रहा है। उसे निशाने पर लिए अवतार कहता चला गया, कभी नरेंद्र सिंह खुद को नज़ीर बताने लगता है तो कभी नीलम। ये जादू तो एक ही तरीके से हो सकता था नज़ीर एलिस, सिर्फ एक ही तरीके से, तब जबकि वह सारा नाटक करने का हुक्म उन्हें खुद सिकंदर नहीं दिया हो। सिकंदर के हुक्म के तो हम सब यहाँ मौजूद एक एक इनकलाबी इतने पाबंद हैं कि वह अगर हमें अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर आत्महत्या करने का भी हुक्म देगा तो हम हंसते हंसते उसका पालन करेंगे। यही तो किया नरेंद्र सिंह और नीलम ने। एक तरह से आत्महत्या ही तो की उन्होंने। उस काम को अंजाम देते वक्त आत्महत्या जो उन्हें तूने सौंपा था, वे बेचारे क्या जानते थे कि यह हुक्म देने वाला सिकंदर नहीं बल्कि उसका दुश्मन नंबर एक नज़ीर एलिस है। उन्होंने तो उस हुक्म को सिकंदर का ही हुक्म समझकर बजाया। भला सिकंदर के हुक्म के अलावा दूसरी ऐसी वजह ही क्या हो सकती है कि कोई खुद को बेवजह नज़ीर एलिस बताने लगे और मौत को गले लगा ले? ये क्या बकवास कर रहे हो अवतार? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आश्चर्य की पराकाष्ठा के कारण सिकंदर का बुरा हाल था। अपने इनकलाबियों से भला मैं ये वह नाटक करने के लिए क्यों कहूँगा? क्यों उनके हाथों से अपने ही साथियों को मरवाऊँगा? क्योंकि तू सिकंदर नहीं नज़ीर है। मारने वाले भी तेरे दुश्मन थे और मरने वाले भी। एक ही तीर से सारे शिकार कर रहा था तू। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तूने नरेंद्र सिंह और नीलम से भी वही कहा होगा जो कुछ देर पहले खुद मुझसे कहा है। तुमसे? तुमसे क्या कहा है मैंने? ये कि निखार गद्दार हो गई है, नज़ीर से मिल गई है वह, इसलिए उसे ख़त्म करना ज़रूरी हो गया। सारी बातें समझाने के बाद ये काम तुमने मुझे सौंपा था। कहा था कि सबके सामने उसे कत्ल करते वक्त मुझे ठीक उसी तरह खुद को नज़ीर बताना है जिस तरह नरेंद्र सिंह और नीलम ने बताया था। सिकंदर को काटो तो खून नहीं, पागल से होकर चीख पड़ा वह। मैंने ऐसा कब कहा? अब इन लोगों के सामने नाटक करने से कोई फ़ायदा नहीं नज़ीर, उसने नकाब पोशों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी समझ में सारी बातें आ गई हैं। अपने साथियों की मौत का एक एक सीन याद आ रहा है मुझे। नरेंद्र सिंह ने जब रोहित को जहर बुझी सुई चुभाई तो तू उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। जानता तो उसे रोक सकता, सॉरी,
चाहता तो उसे रोक सकता था, मगर तूने नहीं रोका। रोकता क्यों? वह सब तो करा ही तू रहा था। अल्ताफ़ को तूने ही इतना उत्तेजित किया कि वह बेचारा खुद ही अपने चेहरे पर केमिकल डाल बैठा। मैं पूछता हूँ क्यों? क्यों उसी ने ऐसा किया? तूने क्यों नहीं कर लिया? और फिर मैंने जलते हुए अल्ताफ़ को बचाने की कोशिश की, लेकिन तूने मुझे पकड़ लिया। उसी तरह अगर तू चाहता तो नीलम को भी अरविंदर पर गोली चलाने से रोक सकता था, पर तूने वहाँ भी ऐसा नहीं किया। तू बहुत शातिर है नज़ीर एलिस, बहुत शातिर है तू। लेकिन अब मैं ये भी समझ चुका हूँ कि नरेंद्र सिंह और नीलम को तूने क्या समझाकर उनसे वे काम लिया होगा। उनसे भी यही कहा होगा तूने कि रोहित, अल्ताफ़, हरविंदर सिंह गद्दार हो गए, नज़ीर से मिल गए, इसलिए उन्हें मार डालना ज़रूरी हो गया। लेकिन मैं उनसे ये क्यों कहता कि वे खुद को नज़ीर बताएं? यह सवाल मैंने तुमसे किया था, उसी समय किया था जब तुमने कहा था कि मुझे खुद को नज़ीर बताते हुए निखार को गोली मारनी है। तुमने जवाब दिया था कि ऐसा सिर्फ इनकलाबियों को चमत्कृत करने के लिए किया जाएगा, ताकि उनके दिमाग इसी सवाल में उलझे रहें और असली मामले को ना समझ सकें। अब तक तो सिकंदर यही समझ रहा था कि अवतार कन्फ्यूज़ हो गया है। सामने खड़े नज़ीर की बातों में आकर उसे ही सिकंदर समझ बैठा, इसलिए वह उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जब उसने सरासर झूठ बोला, ये बातें कहीं जो उसने अवतार से कभी कही ही नहीं थी, तो ये बात समझ में आई कि वह जानबूझकर इनकलाबियों के सामने नज़ीर को सिकंदर और उसे नज़ीर साबित करने की कोशिश कर रहा है। यह बात समझ में आती दिमाग घूम गया उसका। अवतार की तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे अचानक उसके सिर पर सींग नज़र आने लगे। लाख दिमाग घुमाने के बावजूद वह यह ना समझ सका कि अवतार ऐसा क्यों कर रहा था। उसकी तरफ देखे ही चला जा रहा था वह। हकीकत यह है कि बहुत कुछ कहने की इच्छा के बावजूद मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल पा रहा था। यही समय था जब नज़ीर एलिस ने अपने होठों पर विजेताओं वाली मुस्कान लिए सिकंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तेरी समझ में आया होगा कि मेरे साथी बेवकूफ़ नहीं है। मेरे इनकलाबियों को धोखा दे सकता है तू, क्योंकि उनके और मेरे बीच हमेशा एक दूरी रही है, लेकिन मेरे अवतार जैसे साथी को धोखा नहीं दे सकता। यह सब कहता हुआ अभी सिकंदर के नज़दीक पहुंच नहीं पाया था कि अवतार सिकंदर के साथ ही उसे भी अपने रिवॉल्वर की रेंज में लेता बोला, नहीं, अभी तुम इसे छू भी नहीं सकते। क्या मतलब? नज़ीर एलिस ने चौंक कर ठिठकने का नाटक किया। नाटक इसलिए कहा जा रहा है उसे क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि अवतार वही कर रहा है जो आदेश उसे अपने दिमाग में बैठे सूक्ष्म नज़ीर से मिल रहे हैं। अवतार ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इस बात का मुझे 101% यकीन हो गया है कि यही नज़ीर है। अगर इसके बावजूद अंतिम नतीजे पर केमिकल से तुम दोनों के चेहरे धुलवाने के बाद ही पहुंचूंगा। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ओके, नज़ीर ने बेबाक अंदाज में कहा, मैं तैयार हूँ। और तू? अवतार ने सिकंदर से पूछा। सिकंदर को कुछ सूझ रहा हो तो कहीं भी। कभी उसे लग रहा था कि उसे और नज़ीर को लेकर अवतार कंफ्यूज है, तभी तो चेहरे धुलवाने के बाद अंतिम नतीजे पर पहुंचने की बात कर रहा है। कभी लग रहा था नज़ीर से मिला हुआ है। ऐसा ना होता तो उस वक्त वह सब कहने का इल्ज़ाम क्यों लगाता, जो असल में उसने कभी कहा ही नहीं। उलझ कर रह गया सिकंदर। जबकि नज़ीर ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा था, क्यों हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुम? यह अपना चेहरा धुलवाने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसी से जाहिर नहीं है अवतार कि कौन सिकंदर है, कौन सिकंदर होने का नाटक कर रहा है? बात तो लगभग स्पष्ट ही है, लेकिन इनकी बातों में मत आना दोस्तों। अचानक सिकंदर नकाबपोशों की तरफ पलट कर दहाड़ा। बातों में मत आना इनकी। मुझे नहीं पता अवतार को क्या हो गया है, क्यों इस हरामजादे नज़ीर से मिल गया है। ये वो बातें कर रहा है जो मैंने इसे नहीं कही। अब तुम बौखला रहे हो नज़ीर, अवतार बोला। कभी नरेंद्र सिंह से कहते हो कि रोहित नज़ीर से मिला है, कभी नीलम को समझाते हो कि हरविंदर नज़ीर के लिए काम कर रहा है, कभी मुझे समझाते हो कि निखार नज़ीर के इशारों पर नाच रही है, और अब जब पूरी तरह पकड़े गए तो इन लोगों को यही समझाने पर आमाद हो गए कि मैं नज़ीर से मिला हुआ हूँ। इन लोगों को क्या इतना बेवकूफ़ समझते हो तुम? इतना ज़्यादा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये हकीकत को नहीं समझ पाएंगे? क्या ये इतना भी नहीं सोच सकते कि अगर मैं नज़ीर से मिला होता तो तुम दोनों के चेहरे धुलवाने की बात क्यों कर रहा होता? ये बात मैं तब कर रहा हूँ जब देख रहा हूँ कि चेहरे धुलने के नाम पर ही तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। जिस तरह वह तैयार है उसी तरह तुम तैयार क्यों नहीं हो? सिकंदर को लगा इन लोगों का प्लान मुझे भी ठीक अल्ताफ़ की तरह ही मारने का है, सो चीख कर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले इसका चेहरा धोया जाएगा। उसी केमिकल से बाद में मैं चेहरा दूंगा। केमिकल बदला नहीं जाएगा। अवतार हंसा। अंदाज उसकी हंसी उड़ाने वाला था। बोला, ऐसा है तो ऐसा ही सही। दोनों का चेहरा एक ही केमिकल से धुलवाया जाएगा, और ये बात भी मंजूर कि पहले उसी का चेहरा धुलेगा। सिकंदर पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा। उनकी चाल उसकी समझ में आकर नहीं दे रही थी। आती भी कैसे? उसका दिमाग तो इसी बात से हवा कर रखा था कि अवतार नज़ीर से मिल गया है। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये बात इनकलाबियों को कैसे समझाए। बोलो दोस्तों, अवतार ने नकाब पोशों की तरफ पलटने के साथ कहा था, क्या कहते हो? बुरी तरह उलझे इनकलाबियों का समय संवेद सर। इसके अलावा ये जानने का और कोई तरीका नहीं है कि सिकंदर कौन है।
अगला दृश्य। ये है वो पुड़िया जिसकी एक चुटकी किसी के भी चेहरे पर वह कमाल दिखा सकती जो अल्ताफ़ के चेहरे पर दिखाया था। कहने के साथ नज़ीर ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर उसमें मौजूद सफ़ेद पाउडर उस कटोरे में डाल दिया जिसमें पहले से ही केमिकल भरा हुआ था। सिकंदर ने चेहरे पर आतंक, असमंजस और आश्चर्य के भाव लिए नज़ीर की तरफ देखा। उस नज़ीर की तरफ जिसके होठों पर इस वक्त मानो सारे संसार का जहर मुस्कान बनकर इकट्ठा हो गया था। इस वक्त वे उस कमरे में थे जिसमें अल्ताफ़ की मौत हुई थी। कमरा अंदर से बंद था। वहीं मौजूद अवतार ने कहा, इस घोल को जब तुम्हारे चेहरे पर डाला जाएगा तो अंजाम जो होना है उसे तो तुम अल्ताफ़ के चेहरे पर बल्कि सारे जिस्म पर देख ही चुके हो। अब कहो मिस्टर आज़ादी के दीवाने, कैसी रही? कहते वक्त नज़ीर सिकंदर को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे उसे आंखों से ही भस्म कर डालना चाहता हो। दिमाग घुमाओ। दिमाग घुमाकर याद करने की कोशिश करो कि क्या तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई करिश्मा दिखाया है जैसा इस वक्त देख रहे हो। इस कमरे के बाहर मीटिंग हॉल में वे सारे इनकलाबी बेकरारी के अवस्था में खड़े हैं जो यकीनन तुम्हारे एक हुक्म पर अपनी जान दे सकते हैं। ये बात अवतार ने कही थी। उन्हें मेरे फैसले का इंतज़ार है, मेरे ये बताने का कि तुम में से नज़ीर कौन है। मेरा इशारा होते ही वे नज़ीर को अपने हाथों से चीर फाड़ डालेंगे। दांत पीसते हुए सिकंदर ने नज़ीर की तरफ इशारा करने के साथ अवतार को घूरते हुए कहा, जो कुछ ये कर रहा है वो तो समझ में आ रहा है, इसे तो करना ही चाहिए, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि तू ये सब क्यों कर रहा है। तेरे दिलो दिमाग में जलती आज़ादी की मशाल कब और कैसे बुझ गई? मैं दूंगा इस सवाल का जवाब। कमरे में चहलकदमी सी करते नज़ीर ने कहा, इसलिए दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मरते वक्त तुम्हारे दिमाग में कोई भी सवाल रहे। सिकंदर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सका। जी तो उसका ऐसा चाह रहा था कि इस कमरे से भाग पड़े, किसी तरह एक बार, बस एक बार इनके चंगुल से निकल जाए, लेकिन ऐसा संभव नज़र नहीं आ रहा था। वह हर पल नज़ीर के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर के निशाने पर था। सबसे पहले ये सोचो सिकंदर खान कि मैं और अब्बा जान तुम्हारे इस हेडक्वार्टर में पहुंच कैसे गए, जिसका पता एक भी ऐसे शख्स को नहीं था जो यहाँ का पता बता सकता। ये सवाल शुरू से मेरे दिमाग में है। लोग लोगों को हिप्नोटाइज़ करते हैं, हिप्नोटाइज़ करके उनसे अपनी मर्ज़ी का काम कराते हैं, नज़ीर ने बताया, मगर मैं उससे बहुत आगे की कला जानता हूँ। आँखों के रास्ते से अपने सूक्ष्म शरीर को चाहे जिसके शरीर में दाखिल करा सकता हूँ मैं। हिप्नोटिज्म से सिर्फ किसी के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर मेरा सूक्ष्म शरीर जिसके जिस्म में घुस जाता है उसके मुकम्मल अस्तित्व पर कब्जा कर लेता है। तुम्हारा 40 नंबर जिसका नाम गुलजार था मेरा पहला शिकार था। तुम्हारा दावा अपनी जगह दुरुस्त है। तुम्हारा कोई भी इनकलाबी मर सकता था परंतु इस हेडक्वार्टर का पता नहीं बता सकता था। लेकिन उस वक्त वह बेचारा कर ही कह सकता था जब मैं उसके अंदर घुस बैठा। वह टेप की तरह सब कुछ बताता चला गया जो मैंने पूछा। यह भी बताया कि तुम लोगों की मीटिंग होने वाली है। यहाँ की व्यवस्था के बारे में मैंने उससे पूरी जानकारी ले ली थी। असल में मैं यहाँ अकेले ही आना चाहता था क्योंकि जानता था कि तुम्हारे पूरे निज़ाम को ख़त्म करने के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। मगर अब्बा जान जिद पकड़ गए, कहने लगे कि वे भी मेरे साथ ही हेडक्वार्टर में चलेंगे। तब गुलजार से किसी ऐसे इनकलाबी के बारे में पूछना पड़ा जिसे वह जानता हो। वह केवल एक ही को जानता था, 44 नंबर को, क्योंकि तुम्हारे ही द्वारा सौंपे गए एक मिशन पर उसके साथ काम कर चुका था। मेरे लिए एक ही काफ़ी था, या यूँ भी कहा जा सकता है कि हमें ज़रूरत ही एक ही की थी। तुम समझ सकते हो हमारा अगला शिकार 44 नंबर बना जिसका नाम समीर था। तो इस तरह मैं 40 नंबर यानी गुलजार बनकर और अब्बा जान 44 नंबर अर्थात समीर बनकर यहाँ आए। मैं नहीं मान सकता, सिकंदर ने कहा। मैं किसी भी तरह नहीं मान सकता कि मेरे किसी भी इनकलाबी ने तुम्हें कोई जानकारी दी होगी। गुलजार और समीर मर सकते थे लेकिन अवतार से पूछो सिकंदर खान। नज़ीर ने उसकी बात काट कर कहा, ज़रा अपने इस साथी से पूछो कि इस वक्त ये कैसा महसूस कर रहा है। उसके बाद तुम्हें मेरी बातों पर खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। कोई शंका नहीं रहेगी तुम्हारे दिमाग में। उसकी बातें सुनकर सिकंदर ने हैरत के साथ अवतार की तरफ देखा। अवतार ने वही कहा जो उसके दिमाग के बीचों बीच आलती पालती मारे बैठे नन्हे से नज़ीर ने कहा। मुझे इसे ऐसा लग रहा है जैसे नज़ीर कोई छोटा सा बच्चा बनकर मेरे दिमाग के ठीक सेंटर में पद्मासन की मुद्रा में बैठा हो। मैं उसी का चाह कहने और करने के लिए बाध्य हूँ। नरेंद्र सिंह और नीलम के साथ भी यही हुआ था, इसलिए खुद को नज़ीर बता रहे थे वे, मगर अभी तक मुझे उसकी तरफ से खुद को नज़ीर बताने का हुक्म नहीं मिला। मिलेगा तो वैसे ही करूँगा, मैं वही करूँगा जैसा वह कहेगा। अवतार को जो कहना था कह चुका था। बावजूद इसके सिकंदर आश्चर्य से मुंह फाड़े उसकी तरफ देखता रह गया। कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था उस पर। जबकि नज़ीर बोला, और कुदरत की तरफ से मैं खुद पर ऐसा भी कोई प्रतिबंध महसूस नहीं करता कि ऐसा एक बार मैं केवल एक ही व्यक्ति पर कर सकता हूँ। एक बार मैं अनेक लोगों के जिस्म में घुस सकता हूँ, मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, अपना हुक्म मानने वालों की फ़ौज खड़ी कर सकता हूँ।
चाहूँ तो एक ही समय में लाखों लोग खुद को न सिर्फ नज़ीर बताने लगें बल्कि नज़ीर ही बनकर एक्शन भी करने लगें। ऐसा कैसे हो सकता है? सिकंदर के मुंह से अविश्वास भरा स्वर निकला था। तो तुम बकवास कर रहे हो। नज़ीर एलिस के होठों पर ऐसी मुस्कान उभरी जैसे किसी बच्चे की बचकानी बात सुनी। बोला, नमूना देखना चाहते हो? सिकंदर पर ना कहते बना ना हाँ। नज़ीर ने आगे कहा, एक वादा और किया था मैंने तुमसे, ये कि तुम अपने एक एक साथी की मौत अपनी आंखों से देखने के बाद मरोगे। अवतार तुम्हें अभी जिंदा खड़ा नजर आ रहा है, भला इससे पहले कैसे मर सकते हो तुम? सिकंदर ने अवतार की तरफ देखा और ये देखकर हैरान रह गया कि नज़ीर की बात सुनने के बावजूद उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसकी इस हालत का मज़ा लूटता नज़ीर बोला, यह कटोरा उठाओ अवतार, तुम्हारे दिमाग में बैठा मैं यही कह रहा हूँ ना। अवतार आगे बढ़ा। आदेश का पालन किया उसने। सिकंदर आगे फाड़े उसकी तरफ देख रहा था। घबराओ मत, नज़ीर ने एक बार फिर कहा। अवतार ने यह कटोरा तुम्हारे चेहरे पर फेंकने के लिए नहीं उठाया। तुम जो ये सोच सोच कर हलकान हुए जा रहे हो कि तुम्हें भी अल्ताफ़ की तरह ही मारा जाने वाला है, वह तुम्हारी कम अकली है। तुम भूल गए सिकंदर, मैंने कहा था कि तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं हो सकती। तुम्हारी मौत तो आज अजीम व शान होगी। सिकंदर ने बौखलाकर उसकी तरफ देखा। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो इस वक्त अपनी आर्ट का इससे भी बेहतरीन नमूना दिखा सकता हूँ। खुद तुम्हारे अंदर घुसकर बैठ सकता हूँ मैं, और देखते ही देखते तुम खुद को नज़ीर एलिस बताने लगोगे। सोचो, ज़रा सोचो कि अगर मैं ऐसा कर दूँ तो तुम्हारा क्या होगा? यही होगा ना कि तुम्हारे मुंह से ये सुनने के बाद कि तुम नज़ीर हो, तुम्हारे अपने इनकलाबी तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालेंगे। इसमें शक नहीं कि उसकी ये बात सुनकर सिकंदर का चेहरा पीला पड़ गया था। एक बार फिर उस पर कुछ कहते ना बन पड़ा, जबकि नज़ीर कहता चला गया, करूँगा तो मैं यही, तुम्हें नज़ीर साबित करके मैं इनकलाबियों के हवाले करने वाला हूँ, ताकि वही तुम्हारी बोटी बोटी नोच सकें। क्योंकि तुम्हारी और कोई भी मौत इससे ज़्यादा शानदार नहीं हो सकती कि तुम उनके हाथों मारे जाओ जिनके बूते पर इस मुल्क को आज़ाद करने का ख्वाब देखा था। मगर चाहता मैं ये हूँ कि जब ऐसा हो तो तुम खुद को सिकंदर ही समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर मैं ना बैठा हूँ। मज़ा तो तुम्हारी मौत का तभी है जब तुम घेट फाड़ फाड़ कर अपने आदमियों से कह रहे हो कि तुम सिकंदर हो, लेकिन कोई इस बात पर यकीन ना करे। सिकंदर उसकी तरफ ऐसी नज़रों से देखता रह गया था जैसे वह जादूगर हो। उसके मोहपाश से निकलने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी उसे। जबकि इस बार उसने एक बार फिर अवतार की तरफ देखते हुए हुक्म सा दिया, कटोरे को अपने चेहरे पर उड़ेल लो अवतार, और फिर वही करो जो अंदर बैठा मैं कह रहा हूँ। एक पल, एक पल के लिए भी तो नहीं हिचका अवतार। ठीक इस तरह उसने एक ही झटके में कटोरे का सारा केमिकल अपने चेहरे पर डाल लिया, जैसे नज़ीर के हुक्मों का गुलाम हो। सिकंदर बुरी तरह पका गया। जाहिर है कि अगले ही पल से अवतार का चेहरा अल्ताफ़ की तरह जलने लगा। हाथों से कटोरा और मुंह से चीखें निकलने लगी। सिकंदर अभी अपने होशो आवाज़ पर काबू नहीं पा पाया था कि उसी पोजीशन में चीखते चिल्लाते अवतार ने दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले गया। नज़ीर उससे पहले आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल चुका था। सिकंदर ने अवतार की गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश की, परंतु कामयाब नहीं हो सका। अवतार उसे लिए दरवाज़ा पार करते ही अपनी चीखों के बीच चीखा, यह है नज़ीर, इसी ने मेरा यह हाल किया है। चेहरा धोने के लिए जब हमने इसे केमिकल दिया तो इसने उसमें कुछ मिलाया और धोखे से मेरे चेहरे पर डाल दिया। यह सिकंदर को भी मार डालना चाहता है, उसे बचाओ, इसे मार डालो। और उसके बाद हॉल में मौजूद इनकलाबियों को भला टिड्डी दल की तरह सिकंदर पर झपटने से कौन रोक सकता था? सिकंदर ने चीखना चाहा, यह सब साजिश है, नज़ीर जादू जानता है, अवतार के अंदर वही बैठा हुआ है। अपनी बात वह पूरी नहीं कर सका। उससे पहले ही खुद मौत की तरफ बढ़ रहे अवतार ने उसे इनकलाबियों की तरफ ढकेल दिया था। इनकलाबियों ने उसे हाथों हाथ लिया। यूं झपटे थे उस पर जैसे भूखे कुत्ते गोश्त के टुकड़े पर झपटे हो। कोई ये नहीं देख रहा था कि चोट सिकंदर के जिस्म के कौन से हिस्से पर लग रही है। जुनूनी अवस्था में थे वे, और उसी जुनूनी अवस्था में सिकंदर को मारते चले गए वे। और उसी सिकंदर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था, मगर पहले तो कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। किसी के कानों में अगर उसका एक आध लफ्ज़ पड़ा भी तो उसका मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ऐसा था ही कहाँ जो किसी की समझ में आता। वह उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि नज़ीर किसी भी दूसरे इंसान के अंदर घुसकर उससे अपने हिसाब से काम लेने की कला जानता है। भला ये बात कैसे और किसकी समझ में आनी थी? सिकंदर की हालत भरी पूरी सड़क पर रंगे हाथों पकड़े गए जेब कतरे जैसी हो गई थी। हर इनकलाबी उस शख्स में कम से कम एक हाथ ज़रूर जमाना चाहता था, जिसने उनके देखते ही देखते रोहित, अल्ताफ़, निखार, हरविंदर, अवतार, नरेंद्र सिंह और नीलम को उनसे छीन लिया था। और उन सब के एक एक हाथ का ही मतलब ये था कि सिकंदर के जिस्म में प्राण बाकी नहीं बचने थे। वह जिसके हाथ लगता वही उस पर बुरी तरह पिल पड़ता। नज़ीर ने एक नज़र कमरे में पड़ी धुआं उगलती अवतार की लाश पर डाली, दूसरी जुनूनी नकाब पोशों से पिट रहे सिकंदर पर, और फिर तेज़ कदमों
फिर तेज़ कदमों से बाहर निकलता चला गया। गोला बारूद से भरे कमरे में खड़े नज़ीर ने कई बमों का पलीता निकालने के बाद उन्हें आपस में जोड़कर एक लंबी डोरी बना ली थी। उस डोरी के सिरे को एक पेटी में रखे बम से जोड़ा, दूसरे सिरे को लेकर दरवाजे के नज़दीक आ गया। जेब से एक मोटी मोमबत्ती निकाली, बारूद के पलीते का सिरा मोमबत्ती के निचले सिरे पर निकले धागे के साथ बांधा और मोमबत्ती को जलाने के बाद उसे वहीं उसी के मोम पर खड़ी करने के साथ अपनी कलाई में बंधी रिस्ट वॉच पर नज़र डालता हुआ बड़बड़ाया, इस मोमबत्ती को पूरा जलाकर लौ को बारूद के पलीते तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। काम पूरा करने के बाद उसने कमरे में एक पल भी ज़ाया नहीं किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद गुफा की तरफ से कुंडी चढ़ाई और तेज़ी के साथ वापसी की राह पकड़ी। उसके बाद वह वहाँ ठिठका जहाँ निखार और जेम्स एलिस की लाशें पड़ी थीं। एलिस की लाश को देखते देखते उसकी आंखें भर आईं। घुटनों के बल उसके नज़दीक बैठ गया वह और भर्राए गले से बोला, कितना मना किया था अब्बा जान, कितना मना किया था कि आप मेरे साथ यहाँ ना आए। इन सब से निपटने के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, लेकिन आप नहीं माने। मुझे सख्त अफसोस है कि मैं यहाँ आपको गंवा कर जा रहा हूँ। लाश के नज़दीक कुछ देर और बैठा रहा वह और फिर एक झटके से खड़ा होने के साथ तेज़ी से मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। अब उसने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा था। पिता की लाश को देखकर दिलो दिमाग पर दुख और अफसोस के जो बादल छाए थे, वे एक ही झटके में हॉल का नज़ारा देखकर काफुर हो गए। हॉल के लगभग बीचों बीच सिकंदर की लाश पड़ी थी, नंगी लाश। सारे कपड़े फट चुके थे, तार तार हुए जहाँ तहाँ पड़े थे वे। सचमुच उसकी हालत ऐसी थी जैसे अनेक आदमखोर भूखे और पागल कुत्तों ने उस जिस्म की बोटी बोटी नोची हो। जख्म इतने थे कि गिने नहीं जा सकते थे। उसे देखकर नज़ीर के होठों पर उस वक्त वही मुस्कान नाच रही थी जो अपना मनपसंद मंजर देखकर किसी के भी होठों पर नाच सकती है। जब इनकलाबियों में से एक ने कहा, हमने इसे मार डाला सरदार, इसका यही अंजाम होना चाहिए था, मगर इसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। नज़ीर ने उसी अंदाज में कहा जिसमें इसे सिकंदर को कहना चाहिए था। इनकलाबियों के बीच सन्नाटा छाया रहा, जैसे वे सब भी अपने 5 सरदारों और 2 साथियों की मौत का गम मना रहे। फिर काफ़ी लंबी खामोशी के बाद नज़ीर ने ठंडी सांस लेने के बाद कहा, पर जैसा कि तुम जानते हो, आज़ादी मिलने में अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं बचे। फिरंगी हिंदुस्तान से जाने का मन बना चुके हैं। नेताओं से वार्ता चल रही है उनकी। आज़ादी का जश्न मनाते वक्त हम अपने शहीद साथियों का खास सम्मान करेंगे। खामोशी ज्यों की त्यों छाई रही। फ़िलहाल तुम सब यहीं रुको, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि बाहर निकलने में कोई खतरा तो नहीं है। कहने के बाद वह एक पल के लिए भी नहीं रुका और वहाँ से चलने के बाद सीधा उस हॉल में पहुँचा जहाँ पहाड़ के मुंह से उतरा जाता था। रस्सी पर चढ़ने के बाद ऊपर पहुँचा और 1 घंटे बाद उस वक्त वह मुकम्मल पहाड़ उतर चुका था, जब पूरा इलाका एक ज़बरदस्त विस्फोट की आवाज़ से दहल उठा। विस्फोट पहाड़ के अंदर हुआ था। ऐसा तो ज़रूर महसूस हुआ जैसे पहाड़ किसी हल्के फुल्के भूकंप से गुजरा हो, लेकिन पूरी तरह नहीं धंसा वह। नज़ीर जानता था कि उस पहाड़ का खोखलापन अब खत्म हो चुका है। पहाड़ की अंदरूनी सतह टूट कर उसे भर चुकी है और उसके अंदर जितने भी लोग थे हमेशा के लिए वहीं दफन हो गए। अगला दृश्य 40 वर्ष का हो गया था वह, जिसमें इस उम्र में भी उस कद्दावर जिस्म पर पाकिस्तानी जनरल की वर्दी थी। सीना ताने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने खड़ा था। काले भुजंग जिस्म पर आर्मी की वर्दी यूं फब रही थी जैसे बनाई उसके लिए गई हो। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उससे रूबरू होने पर प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके थे। वे उसके तने हुए जिस्म को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, बैठिए मिस्टर पठान। उसने कहा, मुझे आपसे कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें करनी है। ज़रूर कर सकते हैं, उसके लिए एकांत चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने आलीशान कक्ष में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था के चीफ और 2 ऐसे अफसरों की तरफ देखा जो किसी भी राजनयिक वार्ता के वक्त उनके साथ रहते थे, तथा पुनः उसकी तरफ मुखातिब होते बोले, हमें अकेला ही समझिए। अकेला समझने और वास्तव में अकेला होने में बहुत फ़र्क होता है महोदय, उसने प्रभावशाली लहजे में कहा। मेरे एकांत का मतलब है पूरी तरह एकांत। कक्ष में मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। मैं कुछ बातें ही ऐसी करने वाला हूँ। प्रधानमंत्री ने उसे ध्यान से देखा, कुछ देर तक देखते रहे, फिर बोले, सॉरी, प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा महोदय, कुछ देर बाद आप खुद ही इन लोगों से कक्ष से बाहर जाने के लिए कहेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहने के साथ प्रधानमंत्री ने उसकी आंखों में झांका और ऐसा करना ही मानो गजब हो गया। आंखें थी कि वहीं चिपक कर रह गई। काले भुजंग शख्स की बेहद चमकदार आंखों में अचानक ही उन्हें ऐसा लगा था जैसे सामने खड़ा शख्स बहुत ही छोटा सा बच्चा बनकर सांस के साथ उनके जिस्म में समा गया है। फिर उसे उन्होंने अपने दिमाग के बीचों बीच पद्मासन की मुद्रा में विराजमान होते महसूस किया। कुछ देर बाद जब पाकिस्तानी जनरल ने अपनी आंखें उनकी आंखों से बाहर निकाली तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के चीफ और दोनों अफसरों से कहा, आप लोग बाहर जाइए। तीनों हैरान एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने। जो पूछना चाह रहे थे पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी।
सुना नहीं तुम लोगों ने? एकाएक प्रधानमंत्री का लहजा सख्त हो गया। बाहर जाओ, हमें जनरल साहब से बातें करनी है। लेकिन सर, उनमें से एक ने कहना चाहा, परंतु प्रधानमंत्री ने उसकी बात बीच में ही काट दी। जो हमने कहा है वो करो। यूँ समझो कि अब तुम्हारी ड्यूटी इस कक्ष के बाहर है। यस सर, तीनों ने एक ही स्वर में कहा, और ऐसा कहने के बाद उनके पास कक्ष से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कक्ष से बाहर निकले तो ज़रूर थे वे, लेकिन चेहरों पर आश्चर्य के साथों समुद्र समेटे हुए थे। पाकिस्तानी जनरल की तरफ देखते वक्त उनके चेहरों पर ऐसे भाव थे जैसे किसी जादूगर को देख रहा। और वो बिखेरे हुए थे अपने काले होंठों पर बहुत ही विचित्र मुस्कान। उनके बाहर निकलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और उनकी तरफ देखते हुए दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद घूमा। प्रधानमंत्री उसी की तरफ देख रहे थे। उनके नज़दीक पहुंचता वह सम्मानपूर्वक बोला, बैठिए। प्रधानमंत्री अपने समीप पड़े सोफे पर इस तरह बैठ गए जैसे उसके ज़र खरीद गुलाम हो। काले भुजंग शख्स ने उनके सामने वाले सोफे पर बैठने के साथ एक बार फिर उनकी आंखों में अपनी आंखें डाली और कहा, मेरा निवेदन मानने के लिए शुक्रिया। उस पल प्रधानमंत्री को लगा कि उन्होंने अभी अभी जो सांस छोड़ी उसके साथ नन्हा सा काला बालक जिसमें से बाहर निकल गया, वह लड़का जो अब तक उनके दिमाग में विराजमान था। अपने मस्तिष्क को झटका सा लगता महसूस किया उन्होंने, ऐसा जैसे अचानक गहरी नींद से जागे हों। चौंक कर काले भुजंग शख्स को देखते हुए बोले, कुछ देर पहले हमें क्या हुआ था? कहाँ चले गए थे हम? मेरी पनाह में। मतलब? कैसा महसूस किया था आपने? ऐसा जैसे तुम नन्हे से बच्चे बनकर हमारे जिस्म में घुस गए हो, दिमाग में जा बैठे हो। वे अपना अनुभव बताते चले गए। उसके बाद आपने मेरे आदेशों का पालन किया। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। आपको याद है ना कि उस दरमियान आपने क्या किया? हाँ, उतना ही याद है जितना कोई सपना याद रहता है। हमने उन तीनों को कक्ष से बाहर जाने का हुक्म दिया था, लेकिन ये तो प्रोटोकॉल के एकदम खिलाफ है। ऐसा हो कैसे गया? मैंने किया। तो तुमने? अब आपको यह एहसास भी हो गया होगा कि जिस तरह आपने मेरा यह आदेश माना, उसी तरह मैं चाहता तो अपने और आदेश भी मनवा सकता था, यहाँ तक कि आपके मुंह से वह सब कहलवा सकता था जो मैं चाहता। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसका पता तो मुझे भी नहीं है कि मेरे किए ये सब कैसे हो जाता है। बस इतना ही जानता हूँ कि हो जाता है। कुदरत का करिश्मा है। वह कहता चला गया। मेरे ख्याल से आपको शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इतनी सी देर के लिए आपको अपने मोहपाश में बांधा, उससे आगे अपनी आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया। वरना यदि मैं चाहता तो सारी ज़िंदगी भी आपसे वह कहलवाता रहता जो चाहता, और ब्रिटेन का प्रशासन मेरे आदेशों को आपके आदेश समझकर उन पर अमल करता रहता। ये तो गजब हो जाता। पर यह गजब मैंने नहीं किया। पूछिए, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसके दो कारण हैं। पहला, अपनी इस आर्ट का इस्तेमाल मैं उतना ही करता हूँ जितनी ज़रूरत होती है। दूसरा, मैं चाहता था कि इससे आगे मेरे और आपके बीच जो भी बातें हों वे आपसे ही हों, आपके अंदर बैठे मेरे ही छोटे रूप से नहीं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। ये समझने की जगह अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो समझ नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, तुम पिछले 6 महीने से हमसे मिलने का टाइम मांग रहे थे, और हम बार बार एक ही बात कह रहे थे, ये कि तुम अपने मुल्क में लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर काबिज हुए। पाकिस्तान के जिस प्रधानमंत्री ने तुम्हें आर्मी में जनरल बनाया था उसी को तुमने कैद में डाल रखा है, और ख़ुद वहाँ के राष्ट्रपति बन बैठे हो। हमारा बार बार एक ही कहना था, ये कि सबसे पहले अपने मुल्क में लोकतंत्र की स्थापना करो, अपने प्रधानमंत्री को आज़ाद करो, उस सब के बाद ही हम तुमसे मिल सकते हैं। ब्रिटेन तानाशाहों से नहीं मिला करता। तो अब क्यों मिल रहे हैं? यानी मिलने का ये टाइम क्यों दिया? तुम्हारे बार बार के अनुरोध के कारण, और इस आश्वासन के बाद कि अगर एक बार हम तुमसे मुलाकात कर लें तो तुम अपने मुल्क में लोकतंत्र की स्थापना करने को तैयार हो। जबकि अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। उसने साफ लफ्ज़ों में कहा। मतलब? कुछ देर बाद आप खुद यही कहेंगे कि मुझे वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो चल रहा है वही बेहतर है। कैसी बातें कर रहे हो? ब्रिटेन के एक लोकतंत्रवादी मुल्क। उसने उनकी बात काट कर कहा, क्या आप यकीन करेंगे कि आज करीब 26 साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर ब्रिटेन के कब्ज़े में एक अंग्रेज़ हुकूमत कर रहा है उस पर? यह क्या बकवास किए चले जा रहे हो? मारे हैरत के उनका बुरा हाल हो गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अंग्रेज़ हो? 100%। लोग मुझे काला अंग्रेज़ कहते हैं। काला अंग्रेज़? यह लफ्ज़ प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह निकला जैसे दिमाग में कहीं विस्फोट हुआ। जी। उसके होठों पर मुस्कान थी। काला अंग्रेज़ तो जहाँ तक हमें ध्यान है नज़ीर नाम के एक लड़के को कहा जाता था। उसका पूरा नाम नज़ीर एलिस था। ये सब आप कैसे जानते हैं? हम ही ने नहीं, ज़्यादातर ब्रिटेन वासियों ने उसका नाम सुना है। उसने काम ही ऐसा किया था। प्रधानमंत्री कहते चले गए, बात 26 साल पुरानी है। तब की, जब हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान को आज़ादी दी थी। हम सब लोग वहाँ से लौट रहे थे। नज़ीर एलिस की उम्र उस समय 14 साल थी।
14 साल की उम्र में ही उसे सिवाया नाम की रियासत की बागडोर इसलिए संभालनी पड़ी थी क्योंकि उसके खानदान में कोई और नहीं बचा था। एकमात्र वही शासक था जिसने अपनी रियासत में से चुन चुनकर एक एक बागी का सफाया कर दिया था। सिकंदर नाम के बागी का बहुत आतंक था वहाँ। नज़ीर ने उसी को, और उसकी शक्ल भी सिकंदर से ही मिलती थी। कहते हैं कि वह सभी बागियों को मारने में इसलिए कामयाब हो गया था क्योंकि उसमें कुदरत की दी हुई। अरे, कहते कहते प्रधानमंत्री इस तरह उछल पड़े जैसे अचानक कुछ याद आ गया। वे हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोले, कहीं तुम वही तो नहीं हो? इतनी देर से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके होंठों पर चित्ताकर्षक मुस्कान खेलने लगी थी। मगर अब लगता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ याद आ गया आपको। नज़ीर एलिस में कुदरत की दी हुई वही खूबी थी जिसका प्रदर्शन कुछ देर पहले आपने मेरे द्वारा देखा है। और ये बात इस बात का सबसे पुख्ता और अकाट्य सबूत है कि मैं ही नज़ीर एलिस हूँ, क्योंकि ये खूबी दुनिया के किसी दूसरे आदमी में हो ही नहीं सकती। पर तुम तो मारे गए थे। अगर मारा गया होता तो आपके सामने जिंदा कैसे बैठा होता? उसकी मुस्कान गहरी और गहरी होती जा रही थी। पर सुना तो यही है, हिस्ट्री भी गवाह है कि भले ही सारे अंग्रेज़ हिंदुस्तान से लौट रहे थे मगर नज़ीर एलिस ने लौटने से इनकार कर दिया। अंतरिक्ष में आंखें टिकाए वह इस तरह कहता चला गया जैसे वे सारे दृश्य किसी फिल्म की तरह उसके सामने चल रहे हैं। इनकार करता भी क्यों नहीं? मैं उन अंग्रेज़ों में से नहीं था जिन्होंने ब्रिटेन से जाकर वहाँ हुकूमत की थी। मेरा बाप भले ही ब्रिटेन से गया था, लेकिन मेरे नाना वहीं के थे, माँ वहीं की थी। सिवाया पर मेरा पुश्तैनी हक था। मेरी रियासत थी वह, मेरी। बंटवारे में वह पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। वहाँ के नए हुक्मरानों की नज़र में मैं अंग्रेज़ था। वे चाहते थे कि मैं ब्रिटेन चला जाऊँ, सिवाया उन्हें सौंप दूँ, मगर मैं भला ऐसे कैसे उन्हें दे सकता था? बागियों के बाद मेरी अगली जंग उन्हीं से हुई, और उस जंग में तुम हार गए। न सिर्फ हार गए बल्कि खबर तो ये उड़ी कि तुम मारे गए। प्रधानमंत्री ने कहा, तब कहीं जाकर पाकिस्तान के हुक्मरान सिवाया पर कब्जा कर सके। ब्रिटेन की हिस्ट्री में साफ लिखा है कि तुमने पाकिस्तानी आर्मी को लोहे के चने चबवा दिए थे। यूं ही सिवाया को पाकिस्तान में विलय नहीं कर पाए थे वे। आर्मी तो और भी चाहे सैकड़ों सालों तक मुझसे लड़ती रहती मगर सिवाया पर अपनी फतेह का झंडा नहीं गाड़ सकती थी। प्रधानमंत्री महोदय, अचानक ही उसके मुंह से लफ्ज़ों के स्थान पर दहकते शोले निकलने लगे थे। वह तो वहाँ की हरामजादी जनता ने ही मेरा साथ नहीं दिया। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि मैं उनकी प्रिय नाजुक का बेटा हूँ, अब्दुल गनी का नाती हूँ। सिवाय पर मेरा हक है, लेकिन देश प्रेम का जुनून उन कुत्तों पर ऐसा हावी हुआ कि मुझे अंग्रेज़ कहकर ब्रिटेन लौट जाने के लिए कहने लगे। मैंने लाख नरसंहार किया, परंतु जनता के रेले महल में घुस आए। उन्हीं की आड़ में पाकिस्तानी आर्मी ने मुझे शिकस्त दी थी। मुझे अपनी रियासत छोड़कर भागना पड़ा, और फिर वह घटना हुई जिसके बाद मुझे मरा समझ लिया गया। मगर मैं मरा नहीं था। आज भी आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। अपना मकसद पूरा करने से पहले मैं मर भी नहीं सकता। तो तुम नज़ीर एलिस से शहजाद पठान कैसे बन गए? वह एक लंबी कहानी है। उसके विस्तार में गया तो वह मकसद बहुत पीछे रह जाएगा जिसके लिए आपके पास आया हूँ। मुख्तसर में बस इतना समझ लीजिए कि नज़ीर एलिस के मरने और उसके शहजाद पठान बनकर उसी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने की दास्तान खून के इतने लोथड़ों में लिपटी हुई है कि सुनने वालों के कलेजे दहल जाएंगे। मौका मिला तो उस सब के बारे में फिर कभी बताऊंगा, मगर इस वक्त बस इतना समझ लीजिए कि मैं आज उन्हीं हरामजादे हिंदुस्तानियों पर हुकूमत कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे बेइज्जत करके सिवाया से निकाला था। प्रधानमंत्री चौंके। हिंदुस्तानियों पर? हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी वे सारी दुनिया के लिए हो सकते हैं मगर मेरे लिए नहीं, नज़ीर एलिस के लिए नहीं। मेरे लिए उस वक्त भी वे सब मेरे नाना, माँ और बाप को मारने वाले तथा मेरी माँ के साथ रेप करने की कोशिश करने वाले हिंदुस्तानी कुत्ते थे, और आज भी हिंदुस्तानी कुत्ते हैं। उन सबको अपने कदमों तले रौंदे बगैर चैन नहीं मिलेगा मुझे। मैं उस दिन अपने सिर से अपनी माँ का कर्ज उतरा समझूंगा प्रधानमंत्री महोदय, जिस दिन एक एक हिंदुस्तानी मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मेरी माँ पर किए गए जुल्म के लिए माफ़ी मांगेगा। उन सब की नाकें ज़मीन पर रगड़वाने से पहले नहीं मर सकता मैंने अगर एक एक हिंदुस्तानी को अपना थूक नहीं चटवाया तो मेरी माँ मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। यह सब कहते कहते वह बुरी तरह हाँफने लगा था। आंखें अंगारों में तब्दील हो गई थीं और चेहरा लोहार की भट्टी की मानंद दहक कर और काला पड़ गया था। प्रधानमंत्री ने उसकी ये हालत देखी तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भी अपने समूचे जिस्म में मौत की सेरन दौड़ती महसूस की थी। उसके एक एक लफ्ज़ और भाव भंगिमा से स्पष्ट हो रहा था कि हिंदुस्तानियों के लिए उसके दिल में किस कदर नफरत है। काफ़ी देर बाद वे खुद को संयंत्र करते बोले, जहाँ तक हम समझ सकें उन लोगों ने तुमसे तुम्हारी रियासत छीनी थी। बदले में तुमने जैसे भी किया ये कर लिया है कि उनके पूरे मुल्क पर ही हुकूमत कर रहे हो। पूरे मुल्क पर नहीं प्रधानमंत्री महोदय, आप एक बार फिर गलत अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे मुल्क पर नहीं, अभी सिर्फ मेरा आधा काम पूरा हुआ है। मेरे लिए वे दो नहीं एक ही मुल्क है। धरती का वह आधा टुकड़ा अभी भी मेरी हुकूमत से बाहर है। मेरा मकसद उस दिन पूरा होगा जिस दिन
इन दोनों मुल्कों को मिलाकर फिर एक कर दूंगा। संयुक्त हिंदुस्तान पर, अखंड हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है मुझे, उसे अपने कदमों तले रौंदना है। आधे टुकड़े को अलग करके भी मेरे कहर से नहीं बच सकते। उसके अंदर की आग को महसूस करते प्रधानमंत्री एक बार फिर काफ़ी देर तक कुछ न कह सके। काफ़ी लंबी खामोशी के बाद उन्होंने पूछा, हमसे क्या चाहते हो? काला ही सही, लेकिन अंग्रेज़ होने के नाते ब्रिटेन की मदद। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अमेरिका हमारा दोस्त है। हमारा? बार बार मत भूलिए कि मैं एक अंग्रेज़ हूँ। 26 साल बाद एक बार फिर वहाँ ब्रिटेन का शासन है, जिसे आप लोग छोड़ आए थे, मगर सिर्फ आधे हिस्से पर। और एक अंग्रेज़ पुनः उस पूरे टुकड़े पर अपना शासन फैलाने की बात कर रहा है। ओह, मगर अमेरिका बीच में कहाँ से आ गया? वह अफ़गानिस्तान में फंसा हुआ है, अपने समर्थकों की हुकूमत चाहता है मगर कामयाब नहीं हो पा रहा। तो प्रधानमंत्री ने उस शातिर आदमी को ध्यान से देखा। मैं इस शर्त पर अफ़गानिस्तान से सटी पाकिस्तान की सरहदों पर उसे अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने की परमिशन दे सकता हूँ कि वे सैनिक अड्डे मुझे आज के हिंदुस्तान को जीतने और उसे पाकिस्तान में मिलाने में मदद करेंगे। फ़ायदा दोनों का होगा। मेरी सीमा में अड्डे स्थापित किए बगैर अमेरिका किसी हालत में अफ़गानिस्तान में अपने समर्थकों की हुकूमत कायम करने में कामयाब नहीं हो सकता। ये बात तो तुम्हें अमेरिका से करनी चाहिए। मेरी तरफ से आप करेंगे। मतलब? आप ही से कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आप भी अंग्रेज़ हैं, मैं भी। और फिर वह प्रधानमंत्री की आंखों में झांकता कहता चला गया, सबसे ज़्यादा, अमेरिका से भी ज़्यादा फ़ायदा तो हमारा ही है। आज भले ही मैं ये बात पाकिस्तान के आवाम से छुपाए हुए हूँ कि मैं एक अंग्रेज़ हूँ, लेकिन कल जब हिंदुस्तान को भी उसमें मिलाकर उस पर हुकूमत कर रहा हूँगा, तो सारे विश्व पर यह साबित करके हम ब्रिटेन के झंडे गाड़ देंगे कि जो हिंदुस्तानी खुद को आज़ाद समझ रहे थे, वे आज भी हमारे ग़ुलाम हैं। आज भी हम ही उन पर हुकूमत कर रहे हैं। क्या आप अपने मुल्क को ये गौरव देना नहीं चाहेंगे? एक बार फिर प्रधानमंत्री तुरंत कुछ नहीं कह सके। काफ़ी लंबी खामोशी के बाद वे बोले, ठीक है, हम बात करके देखेंगे। आप भी जानते हो और मैं भी कि अमेरिका के पास इस ऑफ़र को मान लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नज़ीर के होठों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे एवरेस्ट पर झंडा गाड़ चुका हो। बल्कि उसके दृष्टिकोण से अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बात बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने जैसी है।